अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट और रीड सीएसवी फाइल। हम लोग सीएसवी फाइल को रीड करवाएंगे और उस डाटा पे हम लोग काम करेंगे। मैंने सोचा था एप्पल स्टोर के डाटा पे काम करवाऊंगा आज, लेकिन नहीं, मैंने एक छोटा सा सैम्पल डाटा बनाया है। हम लोग उस पर काम करेंगे, फिर थोड़ा यूज टू हो जाओगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास पे ना मैं आप लोग को एप्पल स्टोर पर काम कराऊँगा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले मेरा चैप्टर 1 है, इस चैप्टर 1 को ओपन किया। यहाँ पर मैंने CMD रखा और जुपिटर नोटबुक, ठीक है। जुपिटर नोटबुक ओपन हो गई। अब मुझे एक न्यू पाइथन की फाइल बनानी, तो मैंने न्यू पाइथन 3, ठीक है। अब इसमें मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं सबसे पहले, ये हमारी 4th फाइल है और इसका नाम क्या है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, ठीक है, एंड रीड CSV फाइल, ठीक है। आज का टॉपिक हमारा ये है। सबसे पहले तो हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट देख लेते हैं, उसका मैं सिंटैक्स बता देता हूँ, यहाँ पे मार्क डाउन कर देता हूँ। अच्छा, अब हमारे पास जो कंडीशनल स्टेटमेंट है वो क्या है, कंडीशनल स्टेटमेंट, ठीक है। इसका जो सिंटैक्स है वो कुछ इस टाइप का है। हमारे पास सबसे पहले होता है इफ़, ठीक है। इफ़ कंडीशन, हम लोग यहाँ पे देते हैं कंडीशन। अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो वो क्या करता है, इफ़ का ब्लॉक रन करता है, ठीक है। अब मैं कॉलन के बाद इधर, अब कॉलन के बाद हमारे पास 4 स्पेसेस भी होने चाहिए ना, टैब स्पेस, कि वो पता चले कि हमारे इफ़ के ब्लॉक के अंदर है वो, तो 4 टैब स्पेस होता है। तो यहाँ पे हम लोग अपनी स्टेटमेंट डाल सकते हैं, ठीक है। जो भी स्टेटमेंट हो, प्रिंट की हो या कोई आपको प्लस माइनस जो भी करवाना है वो करवा सकते हो, ठीक है। और अगर इफ़ कंडीशन जब ट्रू होगी तो इफ़ का ब्लॉक चलेगा ना, और अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो क्या होगा, तो एल्स का ब्लॉक रन होगा, और एल्स में हम लोग स्टेटमेंट दे देंगे, ठीक है। ये हमारे पास हो गई कंडीशंस, ठीक है। और ये आ गया हमारे पास, ये ठीक है। ये हो गई हमारे पास इफ एल्स की स्टेटमेंट, ठीक है। अब हमेशा याद रखना, अगर मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाऊं, एज, सही है, मैंने एक एज वेरिएबल बनाया इक्वल टू 15, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे रखा इफ़, सही है, एज, ठीक है। हमारे पास रेशनल ऑपरेटर्स भी होते हैं और उनको कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी कहते हैं, ठीक है। वो मैं आपको अभी नीचे मार्क डाउन करके भी दिखा दूंगा, अभी मैं सिर्फ एग्जांपल बता रहा हूँ। सही, देखो, इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 18 और इक्वल टू 18, अगर ये वाली कंडीशन ट्रू होती है तो इफ़ का ब्लॉक रन होना चाहिए। तो इफ़ के ब्लॉक में मैंने प्रिंट करवा दिया एलिजिबल टू वोट। और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है, अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स होती है तो मेरी एल्स वाली कंडीशन रन होगी, ठीक है। प्रिंट नॉट एलिजिबल टू वोट। इसका मतलब क्या, अब देखो, अब मैंने एज में क्या रखा है, एज के वेरिएबल में 15 सेव करवा दिया, ठीक है। और इफ़ एज को यहाँ पे मैंने कॉल कराया, इसका मतलब 15 कॉल हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। इफ़ 15 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 18, अगर ये कंडीशन ट्रू लग रही है आपको कि 15 ग्रेटर देन है 18 के या इक्वल है 18 के, दोनों ही फॉल्स है, ठीक है, ना ग्रेटर है ना इक्वल है, तो ये पूरी की पूरी कंडीशन क्या हो गई, हमारे पास फॉल्स हो गई। तो ये एल्स का ब्लॉक रन कर देगी, और एल्स के ब्लॉक में हमारे पास क्या है, नॉट एलिजिबल टू वोट। और एक ख्याल रखेगा, ये इंडेंट देना ना भूलेगा। अगर मैंने इसको पीछे कर दिया तो इसका मतलब ये एल्स के ब्लॉक में नहीं है, ठीक है। तो आप टैब स्पेस दे देगा, ठीक है। वैसे ये दे देते हैं, अगर कॉलन दबा के एंटर मारते हैं तो खुद ब खुद टैब स्पेस आ जाता है, लेकिन आपको ये ख्याल रखना है, ठीक है। अब मैंने इसको रन किया तो लिखा हुआ आ रहा है नॉट एलिजिबल टू वोट, ठीक है। ये क्यों आ रहा है, देखो, सबसे पहले लोग कहते हैं कि इफ़ कंडीशन पे चलती है, सही है, कंडीशन पे चलती है, लेकिन इफ़ एल्स बैक एंड पे ना ट्रू फॉल्स पे चलती है, बूलियन वैल्यूज़ पे चलती है। मतलब कि ये कि अगर यहाँ पे क्या है, एज इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 18,
सिर्फ इसका आंसर क्या होगा, अगर मैं इसको इस सेल में कर दूं तो एज की वैल्यू क्या है 15 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 18, तो ये मुझे बोलियन में आंसर देगा। ठीक है, देख रहे हो यहाँ पे आया मेरे पास फॉल्स, इसका मतलब इफ़, और ये तो आपने लिखा हुआ है, जब ये कोड रन होता है ना तो ये पहले चेक करता है कि इसकी वैल्यू क्या आई, अगर ट्रू आती तो वो इफ़ का ब्लॉक रन कर देता, अगर फॉल्स आई है तो वो उसने एल्स का ब्लॉक रन कर दिया है। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया 19, ठीक है, और मैंने रन किया तो देखो एलिजिबल टू वोट, अब मैं इस सेल को भी रन करूँ तो ये देखो एज इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 18, तो यहाँ पे ट्रू आ गया। ठीक है, इसी वजह से उसने ये इफ़ का ब्लॉक रन किया है। ठीक है, यहाँ तक मुझे लगता है आपको बात समझ आ गई होगी। अब मैं ज़रा मार्क डाउन कर दूँ, ठीक है, मार्क डाउन, ठीक है, मार्क डाउन हमें क्या करना है, रेशनल ऑपरेटर्स। ठीक है, हमारे पास कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है ग्रेटर देन, ठीक है, और एक होता है लेस देन, और एक होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू। सही है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, और होता है एक लेस देन और इक्वल टू, और एक और क्या होता है हमारे पास, नॉट इक्वल टू। सही है, नॉट इक्वल टू, ठीक है, और एक होता है हमारे पास इक्वल टू। ठीक है, सही। अब ये देखो, ये हमारे पास हैं कुछ 1 2 3 4 5 6 रेशनल ऑपरेटर्स जो हमारी कंडीशन बनाने के लिए काम आते हैं। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ इफ़, अगर मैंने यहाँ पे लिखी परसेंटेज का एक वेरिएबल बनाया, परसेंटेज इक्वल टू 55, ठीक है, अब मैंने लिखा यहाँ पे इफ़, सही है, परसेंटेज इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 50, मतलब 50 के इक्वल हो या 50 से बड़ी हो। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आना चाहिए, प्रिंट पास। ठीक है, और मैंने यहाँ पे एल्स लगा दिया, प्रिंट में फेल। ठीक है, अब इसका मतलब ये क्या कि इफ़ परसेंटेज की वैल्यू क्या है 55 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 50, तो इसका मतलब 50 से ग्रेटर है 55, तो उसने, इसका मतलब इसका आंसर, इस कंडीशन का आंसर ट्रू आएगा। अगर इसका आंसर ट्रू आया तो वो इफ़ का ब्लॉक रन करेगा। ठीक है, मैंने यहाँ तक तो आपको करा दिया। अगर मैं इसको 45 कर दूँ तो देखो यहाँ पे फेल आ रहा है। आपको ये सारे रेशनल ऑपरेटर्स इम्प्लीमेंट करके मुझे बताने हैं। ठीक है, आप अपनी मर्ज़ी से कोई कंडीशन बनाओ और सोचो क्या चीज़ होनी चाहिए, नॉट इक्वल टू करके देखो, इक्वल टू करके देखो, ये सारी चीज़ें करके देखो, फिर मुझे बताओ। अगर कोई भी इशू हो तो मुझे बता सकते हो। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग चलते हैं आगे। अब हमें क्या करना है, रीड CSV फाइल। ठीक है, रीड CSV फाइल में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले तो हमारे पास एक CSV फाइल है यहाँ पर मौजूद। ठीक है, ये देख रहे हो, डाटा की नाम के एक हमारे पास CSV फाइल मौजूद है। अगर मैं इसके प्रॉपर्टी में जाके चेक कर लूँ इसकी एक्सटेंशन, तो यहाँ पे देख रहे हो CSV आ रही है .CSV। ठीक है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ फाइल। ठीक है, अब मैंने इसको ओपन कर लिया तो मैंने एक सैम्पल डाटा खुद बनाया ये, जिसके अंदर रोल नंबर, ठीक है, नेम, केमिस्ट्री के मार्क्स, फिज़िक्स के मार्क्स और मैथ के मार्क्स हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग इसको रीड करवा लेते हैं किसके अंदर, इस पाइथन की फ़ाइल के अंदर। तो कैसे रीड करवाएंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, सबसे पहले इस फाइल को ओपन करते हैं। ठीक है, ओपन की मैंने फ़ाइल। ठीक है, ओपन, मेरे पास इसके फ़ाइल नेम क्या है, data.csv। ठीक है, यहाँ पे भी देख लो data.csv है ना। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, जैसे लिखा हुआ है कैपिटल लेटर में लिखा है तो कैपिटल, स्मॉल में लिखा है स्मॉल, क्योंकि ये केस सेंसिटिव होती है। ठीक है, CSV data.csv। और एक और चीज़ याद रखेगा, इन कोडिंग लिख के यहाँ पे UTF-8 लिख देगा। ठीक है, अभी
इसको ना मेमोराइज़ कर लें सिर्फ, ठीक है, मेमोराइज़ कर लें। और अगर आपकी फ़ाइल ओपन नहीं हो रही तब ये लिखेगा, अगर हो रही हो तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और अगर हमारे पास फ़ाइल ओपन नहीं हो रही होगी तो UTF-18 इनकोडिंग UTF-18 अभी मेमोराइज़ कर लें सिर्फ, ठीक है। मैं इसकी बात हम लोग आगे के ट्यूटोरियल्स में करेंगे, ठीक है। अब मैं इसको ज़रा हटा देता हूँ, ठीक है। पहले मैं चेक कर लूँ ऐसे ओपन हो रही है या नहीं हो रही। अब देखो ओपन के लिए अब मैंने ये तो कर दिया, लेकिन मुझे ओपन फाइल के वेरिएबल में मैं इसको सेव करवाऊँगा, ठीक है। अब ये मैंने ओपन करवा के मैंने ओपन फाइल के वेरिएबल में सेव करा दी। अच्छा, आपके सामने मैं कोई स्पेनिश की बुक या चाइनीज़ की बुक खोल के दे दूँ तो आप उसको रीड कर पाओगे? ओपन तो कर ली लेकिन रीड कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। इसी तरीके से पाइथन CSV फाइल को रीड नहीं कर सकता। लेकिन अगर आपको, जैसे आपके पास चाइनीज़ की बुक है, अगर मैं आपको ट्रांसलेटर दे दूँ तो आप उसको रीड कर सकते हो। आप यही समझ लो कि CSV के लिए हमारे पास एक लाइब्रेरी है रीड करवाने के लिए, वो एज अ ट्रांसलेटर काम करती है, वो मदद करती है फ़ाइल रीड करवाने में, ठीक है। ओपन तो हमने कर दी, अब वो जो हम लोग लाइब्रेरी यूज़ करेंगे वो हमारी फ़ाइल रीड कराने में मदद करेगी, ठीक है। तो उस लाइब्रेरी को सबसे पहले यहाँ पे इंपोर्ट करवा लूँ मैं। तो वो उस लाइब्रेरी का नाम क्या है? इंपोर्ट। देखो कोई भी लाइब्रेरी इंपोर्ट करवाने के लिए हमें इंपोर्ट का कीवर्ड लिखना होता है और स्पेस और उस लाइब्रेरी का नाम, और लाइब्रेरी का नाम क्या है? CSV, ठीक है। अब ये CSV आ गई, ये क्या हो गया? हमारे CSV फाइल आ गई यहाँ पे, ठीक है, लाइब्रेरी आ गई। अब मैंने फ़ाइल तो ओपन कर दी लेकिन वो रीड नहीं कर सकता, ठीक है। रीड करवाने के लिए हमारे पास CSV में एक मेथड है डॉट रीडर का, तो हम लोग उसको कैसे यूज़ करेंगे? सबसे पहले तो CSV को कॉल किया मैंने, ठीक है, और उसके बाद इसका एक मेथड है डॉट रीडर, तो इसके आगे मैंने लिख दिया डॉट रीडर। और मुझे रीड किस फाइल को करवाना है? इस वाली फाइल को, सही है, data.csv। और इस data.csv को मैंने किस वेरिएबल में सेव कराया है? ओपन फाइल में। तो मैंने ओपन फाइल को यहाँ से कॉपी किया और इधर पेस्ट कर दिया, और ओपन फाइल यहाँ पे रीड कर लेगा। अब रीड करने के बाद मुझे इसको एक वेरिएबल में सेव करा देता हूँ, ठीक है। अब ये फाइल हमारे पास रीड हो गई, ठीक है। अब हमारे पास ये रीड तो हो गई, ये पाइथन ने रीड कर ली, लेकिन हमारे पास एक है डाटा स्ट्रक्चर लिस्ट फॉर्म का, जो हम लोग समझ सकते हैं। हमने लिस्ट ऑफ लिस्ट पढ़ी थी, याद है? अगर हम लोग लिस्ट ऑफ लिस्ट बनाएं और ये चीज़ रख दें, ये हमारी पहली लिस्ट हो जाएगी, ये वाली रो दूसरी लिस्ट हो जाएगी, ये तीसरी हो जाएगी, तो ये लिस्ट ऑफ लिस्ट होगी। एक तो पूरी लिस्ट होगी और उसके अंदर एक एक रो जो यहाँ पे दिख रही है वो एज अ लिस्ट के तौर पे शो हो रही होगी। अगर मैं आपको समझ नहीं आ रहा तो मैं आपको करा के दिखा देता हूँ। अगर अब देखो, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, ये रीड तो कर ली उसने, अब मुझे एक स्ट्रक्चर में डालना है, डाटा स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो मैंने एक, हमारे पास है लिस्ट का फंक्शन, ठीक है। इस लिस्ट के फंक्शन में मैंने जो फाइल रीड करी है उसको मैंने लिस्ट के फंक्शन में डाल दिया। जो उसने रीड किया है वो अब लिस्ट की फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। और मैं इसका नाम दे देता हूँ डाटा सेट्स, और ये वेरिएबल में सेव करा दिया मैंने। लिस्ट बना के मैंने किस में सेव करा दी? डाटा सेट में, ठीक है। अब मैं ज़रा इसको रन करके देखता हूँ कि ये चल रहा है या नहीं चल रहा, ठीक है। यहाँ तक चल गया और इनकोडिंग का एरर नहीं दिया, तो इसका मतलब ये इनकोडिंग के बगैर इंपोर्ट कर रही है। लेकिन आपके पास अगर नहीं कर रही होगी तो आप यहाँ पे इनकोडिंग इक्वल टू UTF-8 लिख देगा, ठीक है। मैंने ये भी लिख दिया, मैं दोबारा रन कर देता हूँ इसको, ठीक है। अगर आपके पास रन नहीं हो रही होगी तो UTF-8 लिख देगा यहाँ पे, ठीक है, इनकोडिंग UTF-8, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लिखा डाटा सेट को मैं कॉल करा रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। आखिरी लाइन तो वैसे ही प्रिंट वाली होती है और ये पहली और आखिरी लाइन है तो ये प्रिंट हो जाएगी, देखो, देख रहे हो? अब ये देख रहे हो, ये मेरे पास पूरी लिस्ट ऑफ लिस्ट की फॉर्म में आ गया। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ? जो हमारे पास जो CSV में जो फाइल थी, अब उसको मुझे एक लिस्ट में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हम लोग जब एनालाइज़ करेंगे या लिस्ट की फॉर्म में रखेंगे उसको, तो हम लोग क्या इधर जाके चेक करेंगे और हम लोग खुद एक लिस्ट बनाएंगे? नहीं, हमने डायरेक्ट उस फाइल को इंपोर्ट करवा लिया। अगर मैं इसी को कॉपी कर लूँ, देखो, अगर मैंने इसको कॉपी कर लिया तो मैं एक और वेरिएबल बना सकता हूँ। देखो, अगर मैंने यहाँ पे बना दिया, सैम्पल के नाम से बना दिया और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया, तो ये देख रहे हो सारी लिस्ट आ गई। ये रेड इसलिए दिखा रहा है क्योंकि ये न्यू लाइन पे आया ना, इस वजह से रेड दिखा रहा है। अगर मैं इसको ये कर दूँ तो ये यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है।
लेकिन मैंने अभी इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, ठीक है। अब देख रहे हो ये काम ऐसे भी हो गया, ठीक है। बात वही है, अगर मैं इधर सैम्पल को भी यहाँ पे प्रिंट करवाऊँ तो ये देख रहे हो सैम्पल भी वैसे ही कर रहा है, लेकिन मुझे CSV फाइल को रीड करवाना है। हम लोग ये सारी लिस्ट क्या बनाने बैठेंगे? नहीं, हम लोग सिंपल जो CSV की फ़ाइल होगी वो बिल्कुल इंपोर्ट करवाएंगे और उसको लिस्ट की फॉर्म में रख देंगे, ठीक है। मुझे लगता है यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, और इसको भी डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देख रहे हो मेरे पास ये पूरी की पूरी लिस्ट ऑफ लिस्ट बनी हुई है, ठीक है, डेटा सेट में। अब मुझे सिर्फ इसका हेड पहली वाली रॉ देखनी है, मुझे ये देखना है, ये जो इसका जो हेडर है इसको देखना है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा? 0, इंडेक्स 0। तो यहाँ पर देखो मेरे पास पहली वाली वैल्यूज़ आ गई, देख रहे हो ये वाली आ गई रॉ, ये वाली लिस्ट आ गई। अब देख रहे हो ये पूरी की पूरी आ गई। अब मुझे इसके अंदर नेम में जाना है, तो नेम मेरे कौन से इंडेक्स में? 0 और 1। तो मैंने यहाँ पे लिखा 1, तो देख रहे हो ये नेम पे आ गया, ठीक है। यहाँ तक मुझे लगता है आपको बात समझ आ गई होगी, ठीक है। अब इसमें ये कहना चाह रहा है कि हमें क्या करना है। सबसे पहले तो मुझे ये केमिस्ट्री के जो मार्क्स हैं ना, ये वाले केमिस्ट्री के जो मार्क्स हैं, ये इनकी मुझे एवरेज कैलकुलेट करनी है, ठीक है। एवरेज हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? लूप लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? फॉर आई इन डेटा सेट, ठीक है। हमने डेटा सेट के वेरिएबल में सेव कराया था, तो डेटा सेट, ठीक है। और क्या करेंगे? अच्छा, इससे पहले मैं देख लूँ केमिस्ट्री मेरे कौन से इंडेक्स पे मौजूद है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ और एक मेरे पास एक मेथड होता है डॉट इंडेक्स का। अब मैंने यहाँ पे लिखा डेटा सेट 0। अब मैं 0 लिख रहा हूँ तो मेरे पास ये हेडर आ गए, ठीक है, ये हेडर है। अब मेरे पास ये कौन से केमिस्ट्री कौन से इंडेक्स पे रिलाई कर रहा है, ठीक है, इसको चेक करना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा डॉट इंडेक्स और यहाँ पे केमिस्ट्री, ठीक है। अब इसने मुझे बता दिया सेकंड इंडेक्स पे काम करता है, सेकंड इंडेक्स पे रिलाई कर रहा है। अगर आप चेक कर लो 0, 1, 2 पे भी कर रहा है, ठीक है, और ये मुझे सही बता रहा है, ठीक है। अब मैंने लिखा फॉर आई इन डेटा सेट। अब डेटा सेट क्या करेगा? अपनी एक एक वैल्यू उठा के आई को देगा, ठीक है। अब आई उसको प्रिंट करवाए, अपडेट करवाए, डिलीट करवाए, उसमें से कुछ वो आई पे रिलाई करता है, डेटा सेट पे कुछ रिलाई नहीं करता। इस पे सिर्फ डेटा सेट उसको वैल्यूज़ प्रोवाइड कर रहा है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट। अब मैं प्रिंट क्या करूँगा? आई को प्रिंट करूँगा, क्योंकि वो एक एक वैल्यू उठा के आई को दे रहा है, ठीक है। अब देखो मैंने सारी इंडेक्स जो लिस्ट हैं वो सेपरेटली हमारे पास प्रिंट हो गई, देख रहे हो सारी सेपरेट प्रिंट हो चुकी हैं। अब मुझे इसमें क्या करना है? इसके अंदर मुझे सेकंड इंडेक्स पे जाना है, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा? इंडेक्स 2, ठीक है। इंडेक्स कर दिया आई, क्योंकि आई के अंदर ये वाली रॉ आई थी, ये पूरी की पूरी लिस्ट हमारे पास आई के अंदर आई, और ये आई ने इसको प्रिंट करा दिया, तो आई इसके अंदर इंडेक्सिंग भी करा देगा। तो ये देखो 2। अब 2 किया तो देख रहे हो यहाँ पर ये मेरे पास सारी की सारी वैल्यूज़ आ गई, लेकिन मुझे एवरेज कैलकुलेट करने के लिए ये केमिस्ट्री की वैल्यू नहीं चाहिए, ठीक है। केमिस्ट्री कोई न्यूमेरिक वैल्यू है नहीं जो हम लोग उसको प्लस माइनस कर सकें उसके अंदर, सही है। तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर हम लोग स्लाइसिंग कर सकते हैं। स्लाइसिंग मैंने आपको बताई थी, ठीक है, याद करें। अगर नहीं याद आ रही तो लास्ट क्लास देखिएगा, उसमें आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे स्लाइसिंग बॉक्स ब्रैकेट बनाया और मैंने लिखा कि 1 से ऑनवर्ड स्टार्ट करना है, क्योंकि ये 0 पर है, ठीक है। ये वाली जो रॉ है हमारे पास, अगर इसमें देखा जाए तो ये वाली पूरी लिस्ट 0 पे है और ये 1 पे है, ठीक है। तो मुझे 1 से चाहिए, तो मैं क्या कर रहा हूँ? 1 से ऑनवर्ड ले रहा हूँ। मैंने लिखा यहाँ पे 1 और कॉलन। अब 1 का कॉलम का मतलब कि 1 वाले इंडेक्स से स्टार्ट होगी और उसके बाद सो ऑन सारी वैल्यूज़, ठीक है। अब मैंने इसको रन किया तो देख रहे केमिस्ट्री वाले मार्क्स, जो केमिस्ट्री लिखा हुआ आ रहा था वो हमारे पास से हट गया, ठीक है। अब मैं इसकी टाइप चेक कर लेता हूँ, सही है, कि मुझे अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज़ करने हैं तो ये फ्लोट या इंटीजर्स में होने चाहिए, तो ही मैं कर सकता हूँ, स्ट्रिंग तो नहीं कर सकता। देख रहे हो अब ये सारी वैल्यूज़ हैं स्ट्रिंग में, मतलब ये जो सारे न्यूमेरिक्स नंबर हैं वो सारे स्ट्रिंग की फॉर्म में मौजूद हैं। जब भी आप CSV की फ़ाइल रीड करवाते हो इंपोर्ट CSV से, मतलब
इस लाइब्रेरी से जब भी इंपोर्ट कराते हो तो ये एज अ सारी वैल्यूज़ को एज अ स्ट्रिंग में इंपोर्ट करता है, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास आ गई वैल्यू स्ट्रिंग, जो हमारे लिए सही नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको टाइप कास्ट करेंगे। ऐसा ही है, मैं I2 रहने देता हूँ इसको, और मैंने इसको कर दिया फ्लोट में टाइप कास्ट या इंटीजर में, क्योंकि सारे होल नंबर से ही तो मैं इंटीजर में टाइप कास्ट कर देता हूँ। तो सारी वैल्यूज़ मेरे पास इंटीजर में टाइप कास्ट हो गई, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने एक केमिस्ट्री का वेरिएबल बना दिया, ठीक है। अब इस केमिस्ट्री के वेरिएबल में क्या हुआ, ये टाइप कास्ट हुआ, सही है, एक एक वैल्यू आई वो टाइप कास्ट हुई और केमिस्ट्री में जाके सेव हो गई। अब मैं प्रिंट करवा लेता हूँ केमिस्ट्री को, ठीक है। अब देखो केमिस्ट्री को क्या, तो प्रिंट सारे केमिस्ट्री हो रहे हैं, और इसकी अब मैं टाइप भी चेक कर लेता हूँ, ठीक है। अब टाइप देखो सारे इंटीजर्स आ रही हैं, ठीक है। अब इसका मतलब इतना काम तो हमारे पास हो गया कि हमारे पास इंटीजर में वैल्यूज़ आ रही हैं, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैंने हटा दिया, ठीक है। अब मैं इसको कर रहा हूँ कि मैं एक लिस्ट बना रहा हूँ यहाँ पे। अब मैं AVG नहीं मार्क्स कैम के नाम से मैंने एक एम्प्टी लिस्ट बनाई, और इस लिस्ट के अंदर एक एक वैल्यू जब उठ के आएगी, जब पहली वैल्यू आएगी वो उठ के आएगी, तो वो मुझे इस लिस्ट में अपेंड करवानी है, ठीक है। एक बारी बारी करके इसके अंदर मुझे अपेंड करवानी है। तो मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा ये, मैं मार्क लिख दिया मैंने, खैर मार्क डॉट अपेंड, और अपेंड क्या करवाना है मुझे, केमिस्ट्री वाले मार्क्स, ठीक है। तो वो एक एक करके वो इसमें जब पहला लूप चलेगा तो पहली वैल्यू आएगी, मतलब 50 आया, सही है, इसमें 50 आया, और वो टाइप कास्ट हुआ किसमें, इंटीजर में, और इंटीजर में होने के बाद वो केमिस्ट्री में जाके सेव भी हो गया, और वो क्या हुआ, मार्क केमिस्ट्री डॉट अपेंड में उसने केमिस्ट्री को अपेंड करवा दिया, ठीक है। 50 अब मेरे पास इस लिस्ट में चला गया। फिर दोबारा आया 45 यहाँ पे टाइप कास्ट हुआ, केमिस्ट्री में दोबारा सेव हुआ, अपडेट हुआ केमिस्ट्री का वो वेरिएबल। फिर उसके बाद केमिस्ट्री किसके अंदर अपेंड हो गया, मार्क में, फिर मतलब दूसरी वैल्यू हमारे पास 45। इसी तरीके से सारी वैल्यूज़ ये अपेंड हो जाएंगी किसके अंदर, मार्क केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। अब मैंने इसको रन कर दिया, ठीक है। अब मैं ज़रा मार्क केमिस्ट्री को प्रिंट करा के चेक करता हूँ, तो ये देखो मेरे पास सारी वैल्यूज़ आ गई। अगर मैं इसको ऐसे करा देता हूँ प्रिंट, तो अब देख रहे हो ये सारी की सारी वैल्यूज़ आ गई, ठीक है। ये सारी वैल्यूज़ हमारे पास केमिस्ट्री की आ गई। अब इसी तरीके से अब मुझे क्या करना है, एक हमारे पास है सम का फंक्शन, ठीक है। अब ये सम का फंक्शन बनाया हमने, और इसको केमिस्ट्री मार्क्स को इसके अंदर डाल दिया, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, इस केमिस्ट्री मार्क्स हमारे पास लिस्ट है, इस लिस्ट में जितने भी नंबर्स हैं अब वो ऐड हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो, अब ये मेरे पास ऐड हो गए, ठीक। अब मुझे इसको डिवाइड करना है किससे, अब ये तो मेरे पास ऐड हो गए। अब क्या होता है, एवरेज निकालने का क्या होता है, सही है, पहले तो आप एडिशन कर देते हो सब सारे नंबर्स की, ठीक है, सही है, ऐड ऑल नंबर्स, ठीक है। और उसके बाद डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़, जब सारी वैल्यूज़ को जब ऐड कर लोगे और डिवाइड करोगे नंबर ऑफ वैल्यूज़ से, ठीक है। तो हमारे पास एक फंक्शन एक और है लेंथ का। अब वो मुझे लेंथ बता देगा कि मार्क केमिस्ट्री की लेंथ क्या है, मतलब मार्क केमिस्ट्री में कितनी वैल्यूज़ हैं वो काउंट करके बता देगा। उसने बता दिया 20 वैल्यूज़ हैं, ठीक है। अब हमारा काम आसान हो गया। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने इसको एक वेरिएबल में सेव करा देता हूँ, एस नाम के वेरिएबल में इसको सेव करा दिया, इसको रन किया, और एल नाम के वेरिएबल में इसको सेव करा दिया और इसको रन किया। और मैंने क्या किया, AVG कैम, ठीक है, एवरेज केमिस्ट्री मार्क्स, और मैंने क्या किया है, एस डिवाइडेड बाय लेंथ, ठीक है। और AVG को मैंने यहाँ पे कॉल करा लिया, तो इसने बता दिए थे 53.8 इसकी केमिस्ट्री की एवरेज वैल्यू है, ठीक है। मुझे लगता है यहाँ तक आपको बात समझ आई होगी। इसी तरीके से आपका असाइनमेंट ये है कि आप फिज़िक्स के चेक करोगे, सही है, क्या करोगे, एवरेज मार्क्स निकालोगे, और मैथ के एवरेज मार्क्स निकालोगे, ठीक है। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे अब मैं कहता हूँ कि मुझे ना इन सब की क्या चाहिए, परसेंटेज चाहिए, ठीक है। इन सब की मुझे परसेंटेज ला के दो, सही, चलो ठीक है। अब हम लोग इसकी परसेंटेज कैलकुलेट कर लेते हैं,
ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले तो हम लोग लगाएंगे फॉर आई इन, ठीक है, अब मैं आई ले लो रॉ ले लो, आपके डिपेंड करता है, फाई और आई इन डाटा सेट, ठीक है। अगर आपको ये कन्फ्यूजन हो रही होगी इस लूप में तो पुरानी क्लासेस आप जाके रिवाइज़ करें, ठीक है, वरना नई चीज़ नहीं समझ पाओगे, पुरानी चीज़ें बचती रहेंगी और पुरानी चीज़ों का यूज़ आगे होता रहेगा, ठीक है। तो आप पिछले वाली क्लासेस देखें, सही है। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, फॉर आई इन डाटा सेट, ठीक है, डाटा सेट आ गया। अब मैंने केमिस्ट्री मेरे पास किस पे था, मैंने लिखा केमिस्ट्री इक्वल टू, केमिस्ट्री मेरे पास सेकंड इंडेक्स पे था, तो मैंने यहाँ पे लिखा इंटीजर में टाइप कास्ट करके मैं कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है स्ट्रिंग में है सारी, आप चेक भी कर लेना, सही है, टाइप का फंक्शन लगा के। और मेरे पास फिजिक्स के मार्क्स किस में है, I3 में, ठीक है, I3 में मौजूद है, ठीक है, I3 में ये। और उसके बाद मैथ के मार्क्स किस में मौजूद है हमारे पास, I-1 में, ठीक है, -4 भी बोल सकते थे लेकिन मैंने -1 का, ठीक है। अब क्या किया करेंगे हम लोग, परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो ये तो आ गई हमारे पास ये सारी चीज़ें। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, एक मैंने परसेंटेज का वेरिएबल बनाया, ठीक है, और उसके अंदर मैंने क्या किया, केमिस्ट्री प्लस फिज़िक्स प्लस मैथ, ठीक है, और इसके बाद मैंने क्या कर दिया, डिवाइडेड बाय 300, ठीक है, 3 सब्जेक्ट है तो 100 मार्क्स से एक सब्जेक्ट है तो 300 और मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है, ऐसा ही है। आपके लिहाज से ये सही परसेंटेज आनी चाहिए, गौर से दिखेगा, मेरे ख्याल से तो नहीं आनी चाहिए और नहीं आई। 102% कैसे आ सकती है? अब ज़रा सोचें, दिमाग लगाएं, ये क्या हो रहा है इसमें हो ये रहा है, इसमें गड़बड़ ये हो रही है। हमने पेमडास रूल पढ़ा था, फर्स्ट क्लास की बात है, पेमडास रूल। उसमें क्या होता है कि उसके अंदर P फॉर पैरेंथेसिस, E फॉर एक्सपोनेंट, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, D फॉर डिवीजन, A फॉर एडिशन और S फॉर सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले मेरे पास यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, M, E नहीं है, P नहीं है, E नहीं है, M है, तो M है, M फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे देखो 3 क्या होगा, 300 मल्टीप्लाई बाय 100, सही है। अब ये तो हो गया हमारे पास, जो भी वैल्यू आई आप कैलकुलेट कर लेना। अब ये वैल्यू आ गई यहाँ पर, उसके बाद क्या है, D, डिवीजन। अब डिवीजन में क्या होगा, अब इसका मतलब मैथ के मार्क से वो डिवाइड कर देगा, मतलब मैथ और यहाँ पे जो वैल्यूज़ आई होगी उससे वो डिवाइड कर देगा, मैथ के मार्क्स इससे डिवाइड कर दिए। और उसके बाद क्या करें, डिवाइड होने के बाद अब हमारे पास ये 2 ऐड के ही रह गए। अब जो ये वैल्यूज़ आई थी, ठीक है, मतलब ये वैल्यूज़ जो सॉल्व होके आई थी उसके साथ ये दोनों के मार्क्स ऐड हो गए, तो परसेंटेज कैसे कैलकुलेट हुई, नहीं हुई। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले पैरेंथेसिस सॉल्व करने हैं। तो इसका मतलब पैरेंथेसिस हम लोग लगा दें इधर, तो इसका मतलब क्या होगा कि सबसे पहले इनका सम होगा, सबसे पहले सारे मार्क्स ऐड हुए, फिर यहाँ पर क्या हुआ, मल्टीप्लाई हुआ और उसके बाद ये उससे डिवाइड हो गया, तो हमारी परसेंटेज अब सही आ गई। देख रहे हो, यहाँ पे मेरे पास सारी परसेंटेज आ गई, देख लिया। अब ये मेरे पास परसेंटेज आ गई सारी, ठीक। अब मुझे इसको ना रियल एनवायरनमेंट में ऐड करना है परसेंटेज को, ठीक है। कैसे करेंगे, रियल एनवायरनमेंट क्या है, ठीक है, मैं इससे इस सेल को मैंने सेलेक्ट किया और अगर आपको कोई सेल इससे नीचे ऐड करना है तो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। अब देखो मेरा रियल एनवायरनमेंट का मतलब ये है कि ये जो हमारे पास जो एनवायरनमेंट आ रहा है ना, इसके अंदर मुझे सारी वैल्यूज़ ऐड करनी है, मतलब या इसके आगे मैथ के आगे एक परसेंटेज की वैल्यू आ जाए और इन सब लिस्ट के आगे उनकी परसेंटेज आ जाए जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट करी है। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे परसेंटेज को अपेंड करवा दूँ। तो ये वाली रॉ कौन से इंडेक्स पर है, ये वाली लिस्ट 0 पर है, तो मैंने यहाँ पे लिखा 0 और इसको रन किया, तो देख रहे हो मेरे पास ये वाली लिस्ट आ गई और इसके अंदर मुझे वैल्यू अपेंड करनी है, तो मैंने लिखा डॉट अपेंड। और अपेंड क्या करवाना है मुझे, परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज। अब मैं इसको कॉल करा के भी चेक कर लेता हूँ 0 इंडेक्स को, तो यहाँ पर देखो परसेंटेज मेरे पास यहाँ पर अपेंड हो गई, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, उसके बाद जो सारी वैल्यूज़ थी, मतलब और जो डाटा सेट थे हमारे पास और जो सारे डाटा आ रहा था कि
किस किस का, ये सारे स्टूडेंट्स का था, लीज़ा, फरीद, वरीद, तो इनकी परसेंटेज भी रियल एनवायरनमेंट में मुझे ऐड करनी है। तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, मतलब कि मुझे सारी वैल्यूज़, अब यहाँ पे जो परसेंटेज आ रही है, सॉरी ये क्या कर रहा है, इसको अलग, अच्छा ये मैंने 2 दफ़ा चला दिया, अब 2 दफ़ा उसने अपेंड कर दिया। चलो कोई बात नहीं, हमारे पास क्या है, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, पॉप -1, ठीक है। अब इसने मुझे एक डिलीट कर दिया, वो ऐड किया था तो मैंने पॉप से उसको -1 कर दिया, ठीक है। वो मैंने 2 दफ़ा रन कर दिया था सेल, तो उसने 2 दफ़ा अपेंड कर दी थी वैल्यूज़, ठीक है। अच्छा, अब मैंने यहाँ पर क्या किया, डाटा सेट आ गया यहाँ पर। अब मैंने यहाँ पर किया ये कि मुझे यहाँ पर अब परसेंटेज, मतलब मैथ के मार्क्स तो मेरे पास ये आ रहे, इसके फिज़िक्स के मार्क्स ये रहे, ठीक है, केमिस्ट्री के मार्क्स ये रहे, लेकिन परसेंटेज तो इसकी मौजूद नहीं है ना। परसेंटेज हमने कैलकुलेट तो कर लिया, पर इसको अपेंड करवाना है। तो अपेंड करवाने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसका मतलब ये जो डाटा सेट था, अब इसी लूप में मैं अपेंड करवाऊँगा, ठीक है। कैसे करवाऊँगा, जब डाटा सेट वैल्यू उठा के दे रहा है आई को, अब आई की मर्ज़ी है उस लिस्ट को अपडेट करे, डिलीट करे, फैच करे, जो भी करे, प्रिंट करवाए, वो आई से ही होगा और किसी से नहीं होगा। इसी वजह से हमने फैचिंग भी आई से करी है, मैंने पहले भी बताया था, क्योंकि एक लिस्ट उठा के दी आई को, अब आई उसमें से इंडेक्सिंग करके हमें वैल्यू उठा के दे रहा है, तो उस आई के अंदर हम लोग वैल्यू अपेंड भी करवा सकते हैं। तो कैसे अपेंड करवाएंगे, मैं इस प्रिंट को हटा देता हूँ, मैं लिख रहा हूँ आई डॉट अपेंड, ठीक है, अपेंड। और अपेंड क्या करवाना है मुझे, परसेंटेज वाली वैल्यू, ठीक है। अब मैंने इसको अपेंड करवा दी, मतलब कि जब पहली वाली रॉ आई मेरे पास, जब पहली वाली लिस्ट आई, उसके केमिस्ट्री के मार्क्स इंटीजर में कन्वर्ट हुए, फिजिक्स में कन्वर्ट हुए और मैथ्स में कन्वर्ट हुए और वेरिएबल में जाके सेव हो गए। और उसके बाद उन वेरिएबल से मैंने परसेंटेज कैलकुलेट करी और क्या किया, आई में जो लिस्ट थी उसके अंदर वैल्यू अपेंड कर दी, कौन सी, जो परसेंटेज हमने कैलकुलेट करी थी, ठीक है। अब मैंने इसको रन कर दिया कोड, और अब मैं इसको ज़रा चेक करूं कि मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पे देखो क्या करूँगा, डाटा सेट, सही है, ये रियल एनवायरनमेंट था हमारा। अब इस रियल एनवायरनमेंट में मैंने चेक किया तो देख रहे हो सबकी परसेंटेज भी मेरे पास अपेंड हो गई हैं, ठीक है। यहाँ तक मुझे लगता है आपको बात समझ आई होगी। आपका होमवर्क क्या है कि इस वाली फ़ाइल को बहुत गौर से समझेगा, क्योंकि नेक्स्ट फाइल में हम लोग एप्पल स्टोर पे काम करेंगे, ठीक है, बिल्कुल। हम लोग नेक्स्ट फाइल में हम लोग एप्पल स्टोर पे काम करेंगे। इसको ये वाली फ़ाइल समझ लेंगे तो वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। मतलब मैंने इसलिए करवाया था क्योंकि वो बिग डाटा है, तो इस वजह से वो थोड़ा आपको क्योंकि उसके अंदर 7200 रॉज है कुछ, तो जाहिर सी बात है आप थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। इसी वजह से मैंने ये एक छोटा सा डाटा बना के आपको प्रैक्टिस करवा दी। अब मैंने ये जो लूप बनाया है ना, अब मैं इसको 10,000 लाइनों पे भी क्यों चला दूँ तो वो सही चलेगा। अगर 20 लाइनों में भी सही चल रहा है तो 10,000 पे भी वो सही चलेगा, ठीक है। आज की क्लास तक यहीं तक था। आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।